हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइव शिल्प अकेडमी। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है फर्स्ट वीडियो फॉर द दिसंबर मंथ, वेयर आई विल बी कवरिंग बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 1st to 8th ऑफ दिसंबर। याद रखिएगा, ये सारे करंट अफेयर्स सीयूईटी 2026 को ध्यान में रखते हुए मैं दीपक सिंगल लाइव शिल्प के प्लेटफॉर्म पर ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइव शिल्प अकेडमी के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप जल्दी कीजिए। और अभी तक सोच रहे हैं कि क्या करें, फिर तो आप सोचते ही रह जाओगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, आप लोगों की ड्रीम कॉलेजेस, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसको अटेन करने का, अचीव करने का। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स कवर होंगे। और जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि मेरे करंट अफेयर्स की ब्यूटी ये रहती है कि मैं हेडलाइंस हेडलाइंस में ही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर देता हूँ, जो आप लोगों के लिए, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहली बार प्लेटफॉर्म पर आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा। और जो भी अगर आपको सजेशन चाहिए, मेरे से एडवाइस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हो। मैं अपनी सारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन पर रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। बाई चांस अगर कुछ रह गया हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आइए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं। सबसे पहला करंट है इंडिया का क्वार्टर टू का जीडीपी ग्रोथ रेट आया। जो जीडीपी ग्रोथ रेट हमारे क्वार्टर 2 का आया वो है 8.2%। गजब चीज यहाँ पर ये है कि क्वार्टर 2 का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक फाइनेंशियल ईयर को 4 क्वार्टर में बांटा जाता है, ठीक है। और हर क्वार्टर में 3 महीने होता है। हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल को शुरू हो जाता है। तो अप्रैल, मई, जून ये क्वार्टर 1 है। जुलाई, अगस्त, सितंबर क्वार्टर 2 है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर 3 है। और जनवरी, फरवरी और मार्च ये क्वार्टर 4 है। तो यहाँ पर जून, अगस्त, सितंबर वाले क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए हैं। और हमारी जीडीपी 8.2% से ग्रो करी है। गजब चीज ये है कि इसी क्वार्टर में, अगस्त मंथ में, इंडिया के ऊपर ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे। तो ये तो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का डेटा जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सॉरी, गलत बोल रहा हूं मैं। ये तो डेटा 2025-26 का डेटा है। और अगर मैं इसी क्वार्टर का रिजल्ट पिछले साल देखूं, तो 2024-25 में इसी क्वार्टर में इंडिया को 5.6% का ग्रोथ रेट मिला था। तो मतलब पिछले साल के कंपैरिजन तो इस साल का ग्रोथ रेट बहुत ही गजब आया है। और क्या ट्रम्प के टैरिफ्स डिफीट हो गए हैं? और ये तो वो साल था जब हम लोगों ने जीएसटी भी कम नहीं करा था। अभी तो जो नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर होगा, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला क्वार्टर, जिसमें दिवाली के सेल्स की वजह से या दिवाली से पहले जीएसटी बहुत ज्यादा ईज आउट कर दिए थे, जिसकी वजह से इंडिया में तो परचेसिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो उसकी वजह से क्या और भी अच्छे रिजल्ट आएंगे? देखते हैं आगे। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रही थी, 77 फीट का स्टैचू जो है लॉर्ड राम और रामायणा थीम पार्क, गोवा में रामायणा थीम पार्क है, जिसमें 77 फीट का जो लॉर्ड राम स्टैचू है वो इन्होंने इनॉग्रेट किया। तो ये साउथ गोवा में है, सॉरी ये साउथ गोवा में है, साउथ गोवा। वहां पर रामायणा थीम पार्क है। श्री शमस्थन गोकर्ण पार्थागली जीवोथम मठ। तो ये कानाकोना में है। तो साउथ गोवा में एक कानाकोना जगह है, कानाकोना। वहां पर श्री संस्थान गोकर्ण पार्थागली जीवोत्थम मठ, वहां पर बनाया गया है रामायणा थीम पार्क। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है। और वो सेट क्या किया है? इंडिया का सबसे बड़ा करियर गाइडेंस सेशन रखा है इन्होंने, जिसमें 7400 स्टूडेंट्स, मतलब 7400 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया, प्रिंसिपल्स ने पार्टिसिपेट किया। मतलब 7400 स्टूडेंट्स, टीचर और प्रिंसिपल्स। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने यहाँ पर खुद ऑफिशियली 6166 बच्चों को तो गिना है। तो सबसे बड़ा करियर गाइडेंस सेशन था ये दुनिया में। इसके बाद जय शाह अमित शाह के बेटे और इस समय आईसीसी के चेयरमैन, उनको इंडियन ऑफ द ईयर 2025 इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद दीप्ति शर्मा बनी कॉस्टलीस्ट प्लेयर ऑफ WPL 2026 ऑक्शन। पूरे विमेन प्रीमियर लीग 2026 में इनसे महंगा जो है वो कोई प्लेयर नहीं बिका है। दीप्ति शर्मा जो है वो 3.2 करोड़ के आसपास इनकी बिड लगी है। और आपको बता दूं, ये जो खेलेंगी, ये किस टीम की, मतलब ये कौन सी टीम से खेलेंगी? तो यूपी वॉरियर्स की तरफ से ये खेलेंगी।
इसके बाद आगे बात करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, अभी तक WPL की हिस्ट्री में सबसे महंगी खिलाड़ी जो हैं अभी तक की, वो स्मृति मानधना है, जिनको 2023 के WPL वर्जन में 3.4 करोड़ में जो है वो परचेज किया गया था। इसके बाद IMF, आपको पता होगा अभी जो मैंने रिजल्ट दिखाया आपको, 8.2% का जो ग्रोथ रेट इंडिया का क्वार्टर 2 का आया, उस ग्रोथ रेट में एक प्रॉब्लम लगी IMF को कि हम अपना GDP कंप्यूट करते समय, मतलब जो भी हम लोग इंडिया वाले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेटा देते हैं, उस डेटा में हम लोग 2011-12 का फिनेंशियल ईयर जो है बेस ईयर रखते हैं। 2011-12 फाइनेंशियल ईयर हमारे सभी GDP कैलकुलेशन का बेस ईयर होता है, जो कि IMF के हिसाब से काफी पुराना है। तो बेस ईयर हमारा जो है वो अपना रिवाइज होना चाहिए। और इस वजह से इंडिया के नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स को IMF ने यहाँ पर सी रेट किया है। आपने अभी तक ग्रेड सुने होंगे ना, A ग्रेड, B ग्रेड, तो हम लोगों को सी ग्रेड मिला है। हालांकि एक ग्रेड और होता है, D ग्रेड। तो इंडिया के नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स को सी ग्रेड मिला है। तो वो क्या बोल रहे हैं, अपना बेस ईयर रिवाइज करो। और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी की गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप टेंशन ना लो, ये 2023-24 का बेस ईयर हम लोग बहुत ही जल्द रखेंगे। और जो अगले क्वार्टर का रिजल्ट होगा, दैट इज क्वार्टर 4, तो क्वार्टर 4 का रिजल्ट हम इस नए बेस ईयर के साथ पब्लिश करेंगे। अच्छा, अगर मैं IMF का ये जो सुझाव है ये मान लूं कि बेस ईयर अपना रिवाइज कर लो, तो क्या उससे हमारी कंट्री की GDP पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा क्या? अरे नहीं, और ज्यादा बढ़ जाएगी उल्टा। हमको तो फायदा है। IMF की गाइडलाइंस को अगर हम मानते हैं, उल्टा तो 8.2%, क्या पता वो 9 और 10% को क्रॉस कर जाए। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर कारण रहा कि क्यों इंडिया के नेशनल स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पे सी ग्रेड मिला। इसके बाद हाल फिलहाल में एक साइक्लोन बना बे ऑफ बंगाल में, जिसने श्रीलंका को हिट किया, उसके बाद तमिलनाडु को हिट किया, आंध्र प्रदेश पुडुचेरी को हिट किया। इस साइक्लोन का नाम है देतवा। साइक्लोन का नाम है देतवा। और ये जो नाम है देतवा, ये एक यमनी नाम है। एक ये नाम जो है ये यमन ओरिजिन का नाम है। और आपको पता होगा साइक्लोन के नाम जो है वो WMO के द्वारा रखे जाते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं पता तो बता दूंगा तो। ये साइक्लोन जो है ये 24 से 36 घंटे तक रहा। 26 नवंबर को ये साइक्लोन बना था और दिसंबर में जाकर ये हिट किया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर स्काई रूट एरोस्पेस का इन्फिनिटी कैंपस, स्काई रूट एरोस्पेस एक इंडिया की स्टार्टअप कंपनी है जो स्पेस में है, तो इस स्काई रूट एरोस्पेस का इन्फिनिटी कैंपस उन्होंने इनॉग्रेट किया। और इसी के साथ आपको बता दूं, इस स्काई रूट एरोस्पेस ने, ये इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी है जिसने एक पहला प्राइवेटली डिवेलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जो है वो यहाँ पर बना लिया है। और ये जो ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है, ये सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करने लायक है। अभी तक जितने भी लॉन्च व्हीकल्स आप लोगों ने पढ़े मेरे साथ, PSLV पढ़ा, आपने GSLV देखा, ये सारे लॉन्च व्हीकल्स इसरो के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि एक पब्लिक कंपनी है। तो स्काई रूट एरोस्पेस पहली प्राइवेट कंपनी जिसने एक ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल बनाया, जिसने ना तो केवल व्हीकल बनाया, बट ये व्हीकल सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस भी कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा ये तो एक प्राइवेट स्पेस रेवोल्यूशन की तरह है जो मैं देख पा रहा हूँ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जकार्ता बना दुनिया का सबसे पॉपुलर सिटी। इससे पहले ये टैग जो था ये कभी टोक्यो जापान के पास हुआ करता था, अब ये टैग जकार्ता को मिल गया है। वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर सिटी अगर कोई है तो वो जकार्ता है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस DG जो है प्रवीण कुमार, ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के DG है प्रवीण कुमार, इनको BSF का भी एडिशनल DG बना दिया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एडिशनल DG का मतलब या ADG का मतलब क्या होता है? ये एडिशनल DG मतलब ये ओरिजिनल ITBP के ही DG रहेंगे। ITBP के साथ साथ ये BSF को भी अब सर्व करेंगे एज अ एडिशनल चार्ज, एडिशनल चार्ज DG। मतलब जब तक एक परमानेंट DG BSF को नहीं मिल जाता तब तक ये एडिशनल चार्ज BSF का भी संभालेंगे। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी की जगह पर ये आए हैं क्योंकि वो जो है वो रिटायर हो गए थे। इसके बाद एयर मार्शल तेजबीर सिंह, तेजबीर सिंह जो है ये इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टर जनरल बने फॉर इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी। तो इंडियन एयरफोर्स का इंस्पेक्शन सेफ्टी विंग के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं एयर मार्शल तेजबीर सिंह। इसके बाद इसरो ऑर्गेनाइजेशन के चीफ V नारायणन, जिनको आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेट नेविगेशन टेक्नोलॉजी हब इनॉग्रेट किया है केरला के तिरुवनंतपुरम में। इस नेविगेशन हब का नाम है एसन, ACEN, जिसका मतलब है अनंत अनंत सेंटर ऑफ
एक्सेलेंस फॉर नेविगेशन। ये इंडिया का पहला प्राइवेट नेविगेशन टेक्नोलॉजी हब है, जो कि केरला के तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड किन्फरा पार्क में इनॉग्रेट हुआ है। इसके बाद रोहित शर्मा बने इंडिया के सबसे ज्यादा सिक्स हिटर। इंडिया में सबसे ज्यादा जिसने सिक्स मारे हैं वो बने हैं रोहित शर्मा। ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री में इनका नाम बहुत रोशन हो गया बेटा। इन्होंने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, दैट इज 351 सिक्स मारे थे शाहिद अफरीदी ने कभी। और अब सबसे ज्यादा सिक्स ओडीआई में जो मारने का रिकॉर्ड है वो रोहित शर्मा का हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स विराट कोहली ने इसी मैच में अपना 52nd ओडीआई इंटरनेशनल सेंचुरी स्कोर किया। अब विराट कोहली जो है उन्होंने अपनी 52nd ओडीआई सेंचुरी यहां पर मारी। और सचिन तेंदुलकर जी के ओडीआई हंड्रेड्स के रिकॉर्ड को यहां पर खैर उन्होंने पहले ही सरपास कर लिया था। सचिन तेंदुलकर ने ओडीआई में 49 सेंचुरीज मारी है। यहां पर अब विराट कोहली की 52nd सेंचुरी हो गई है। और ये पहले मेल क्रिकेटर हैं, पहले मेल क्रिकेटर सिंगल फॉर्मेट में जिन्होंने 50 से ज्यादा सेंचुरीज ओडीआई में स्कोर करी है। इसके बाद फ्रेंड्स इंडिया का टोटल जो पावर कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी जो हमारे देश में है वो 5,05,023 मेगावाट पहुंच गया है। हमारे इंडिया में जो इलेक्ट्रिक मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है हमारी, वो 5,05,023 जो मेगावाट है उसके पास पहुंच गई है। अब यहां पर फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी और नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी दोनों एक साथ को ज्वाइन करके बताया गया है। जबकि सबको पता है कि फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी गलत होती है ना, इसमें पोल्यूशन होता है। और नॉन फॉसिल फ्यूल बढ़िया होता है। तो इसमें नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी जो है वो 2,59,423 मेगावाट के आसपास है। और फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी इसमें 2,45,600 मेगावाट है। खुशी यहां पर हमें ये हो रही है कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी से ज्यादा हम लोगों की नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी हो गई है। और आपको तो पता भी है ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने यहाँ पर रेज बेट को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 के लिए सेलेक्ट कर लिया है। रेज बेट का मतलब है एक ऑनलाइन कंटेंट जो डेलिबरेटली क्रिएट किया गया है, एक ऑनलाइन कंटेंट जिसको जानबूझकर क्रिएट किया गया है एंगर या आउटरेज को ट्रिगर करने के लिए, उस वर्ड को रेज बेट कहते हैं। फिर इंडिया और मॉलडीव्स के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई उसका नाम क्या है, उसका नाम है एक्विवेरन। तो एक्विवेरन इंडिया मॉलडीव्स के बीच में होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार बेटा ये केरला में हुई और ये इसका 14th एडिशन था। इसके बाद एक्विवेरन का मतलब बेटा वैसे फ्रेंड्स होता है धिवेही लैंग्वेज में। धिवेही लैंग्वेज में एक्विवेरन का मतलब फ्रेंड्स। इसके बाद डीआरडीओ ने यहाँ पर एक आपको पता होगा तेजस की न्यूज मैंने कवर करी थी, जिसमें दुबई एयर शो में तेजस हमारा क्रैश हो गया था और पायलट जो थे उसमें उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि वो इजेक्ट नहीं कर पाए थे जैसे कि हमने उस वीडियो में देखा। तो ये इजेक्शन की प्रॉब्लम ना है उसलिए डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है। एक हाई स्पीड रॉकेट स्लेड बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम को यहाँ पे टेस्ट किया गया है। तो एक रेल की पटरी पर बहुत तेजी से चलता हुआ आ रहा है ये क्राफ्ट, और यहां से इजेक्शन को एक बार चेक किया जा रहा है कि क्या पायलट्स इजेक्ट कर पा रहे हैं इसमें या नहीं। तो डीआरडीओ का ये टेस्ट बहुत ही हाई स्पीड रॉकेट पर किया गया है। और ऐसे में ये टेस्ट जो है ये हम लोगों ने सक्सेसफुली अचीव किया, मतलब यहाँ पर जो पायलट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इजेक्ट हो पाया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये टेस्ट हो कहाँ पे रहा था, तो टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में ये टेस्ट किया गया था। इसके बाद रामकृष्णा चंदर जो है ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। तो ये नए मैनेजिंग डायरेक्टर है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, 1956 में ये बनी थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और इस कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो आर दोरई स्वामी है। और यहाँ पर जो अगर आप देख रहे हैं तो रामकृष्ण चंदर को देख लीजिए, ये गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एलआईसी। और ये अपॉइंटमेंट जो है ये एमडी की कुर्सी पर 2027 30 सितंबर तक रहेंगे। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक ने हरमनप्रीत कौर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। आपको बता दूं पीएनबी की पहली फीमेल ब्रांड एम्बेसडर है हरमनप्रीत कौर। तो एक मेजर स्टेप यहां पर आगे लिया है पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन में, जब से विमेन टीम ने वर्ल्ड कप जीता है यहाँ पर। तो ऑफ कोर्स इनकी बातें तो पूरी दुनिया में हो ही रही है। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में बना हुआ बैंक है, जिसका टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, है ना। और इस बैंक में 70.08% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं।
मतलब 70% से ज्यादा ओनरशिप इस बैंक की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसके बाद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, तो मतलब CSIR के अंडर काम करती है ये लैब, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। इन्होंने अनवील किया है हंसा 3, हंसा 3 ट्रेनर एयरक्राफ्ट इन आंध्र प्रदेश। अब ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट मतलब जो पायलट्स वगैरह होते हैं उनके लिए ये क्राफ्ट को बनाया गया है ताकि वो फ्लाई करना सीखे, है ना। तो प्राइवेट पायलट लाइसेंस की जो डिमांड बढ़ रही है तेजी से, अब उनको भाई उनको जहाज उसका सिखाना भी तो है कि इसको फ्लाई कैसे करता है। तो जहाज फ्लाई करना सीखना है, तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास होना भी चाहिए भाई। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर हंसा हंसा एनजी को इनॉग्रेट किया है, हंसा 3 NG, जो कि एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है। इसके बाद इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। 4 दिसंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में हमने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में, जो इंडिया ने सक्सेसफुल नेवल अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, उसकी याद में हम लोग इंडिया में 4 दिसंबर इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ लिस्ट निकाली है डीसिप बैंक की, डोमेस्टिकली डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। बेटा इसका शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो ये इतने बड़े बैंक है कि अगर ये फेल हो जाते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बुरा इसका इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसे डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स को डीसिप बैंक्स कहते हैं, विच आर टू बिग टू फेल। इसमें आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, 3 बैंक का नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और जो बैंक डीसिप बैंक्स होते हैं उनको एक एडिशनल सेट 1 सरचार्ज, बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, बेसल 3 रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, जो बैंक्स बहुत बड़े बैंक्स होते हैं जिनके फेल होने की वजह से इकोनॉमी या बैंकिंग सेक्टर पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, उनको सेट 1 जो सरचार्ज है एडिशनल, वो अपने साथ मेंटेन करके चलना पड़ता है। इसके बाद केरला की 100 ईयर ओल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका नाम है यहाँ पर उरांगुल, उरांगुल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को यूनेस्को ने, मतलब यूनेस्को, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को, अच्छा यूनेस्को नहीं, इसको ग्लोबल कोऑपरेटिव कल्चरल हेरिटेज साइट में मतलब एक तरीके से लिस्ट कर लिया गया है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ग्लोबल कोऑपरेटिव कल्चरल हेरिटेज साइट बन गई है। और ये टैग किसने दिया है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को? तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, आईसीए ने ये टैग केरला की 100 साल पुरानी कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये टैग दिया है। अब इंडिया की 2 साइट्स इस लिस्ट में है, एक तो हो गई ये जो अभी हाल फिलहाल में एंट्री मिली है केरला की, और दूसरी जो है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन म्यूजियम, मतलब अमूल, अमूल आनंद। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया नाम पड़ गया है, अब पीएमओ को सेवा तीर्थ के नाम से पुकारा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया नाम हो गया है सेवा तीर्थ, क्योंकि सिटीजन फर्स्ट गवर्नेंस में बिलीव करते हैं हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके बाद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना इंडिया का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट। इंडिया का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना? आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली। आपको बता दूं आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली में एक साल में तकरीबन 40 मिलियन से भी ज्यादा पैसेंजर्स ये हैंडल करता है। और ये रिकॉग्निशन इसको वाटर इनोवेशन समिट 2025 के दौरान मिली। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। अच्छा, वाटर पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वाटर पॉजिटिव का मतलब होता है एक ऐसा एयरपोर्ट जितना वाटर वो कंज्यूम करता है उससे ज्यादा फ्रेश वाटर तो वो अपना क्या कहते हैं रिप्लेनिश कर देता है। तो जितना वो कंज्यूम करता है वाटर उससे ज्यादा वो अपना रिप्लेनिश कर देता है। तो टोटल कंजम्पशन देखा जाए तो वाटर का काफी कम है। इसके बाद अभिषेक शर्मा जो इंडियन क्रिकेट टीम में एक काफी यंग प्लेयर है, इनको ब्रांड एम्बेसडर बना लिया गया है डीपी वर्ल्ड, डीपी वर्ल्ड अलोंग साइड सचिन तेंदुलकर एंड टॉमी फ्लीटवुड। तो सचिन तेंदुलकर, टॉमी फ्लीटवुड आपको यहां पर दिख रहे हैं। डीपी वर्ल्ड के ये तीनों ही ब्रांड एम्बेसडर हैं। मतलब जिस कंपनी के सचिन तेंदुलकर जैसे लेजेंड ब्रांड एम्बेसडर हो, उस कंपनी में आपको यहाँ पर अभिषेक शर्मा भी ब्रांड एम्बेसडर बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये बताता है कि इस खिलाड़ी का मतलब कद कितना है ना जी। तो यहाँ पर अगर मैं आप अभिषेक शर्मा की बात करूं तो अभिषेक शर्मा ने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ा, मोस्ट रन्स इन अ सिंगल T20 इंटरनेशनल एशिया कप एडिशन। एशिया कप T20 इंटरनेशनल में एक मैच में, मतलब एक सीरीज में, पूरे एक एडिशन में इससे ज्यादा रन कभी किसी ने नहीं मारे, 314 रन मारे हैं इन्होंने
एशिया कप इंटरनेशनल एडिशन में, एशिया कप एडिशन T20 इंटरनेशनल में, इस वजह से इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला। इसके बाद नागपुर यूनिवर्सिटी ने मनाली मकरंद, ये मनाली मकरंद जो है, ये अपना इनका पूरा नाम है मनाली मकरंद क्षीरसागर, मनाली मकरंद क्षीरसागर को इंडिया का पहला, मतलब इस पूरी यूनिवर्सिटी की पहली विमेन वाइस चांसलर है। मतलब ये यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी 1923 में बनी थी। तब से लेकर आज तक इस यूनिवर्सिटी में कभी भी कोई विमेन वीसी नहीं बनी। इस यूनिवर्सिटी की पहली विमेन वीसी बनी है मनाली मकरंद क्षीरसागर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अपॉइंटमेंट महाराष्ट्र के गवर्नर और यूनिवर्सिटी के चांसलर आचार्य देवव्रत ने अनाउंस करी। आपको पहले ही मैं बता दूं बेटा, जो गवर्नर होते हैं ना, आप जब मेरे साथ पढ़ोगे कभी पॉलिटी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, गवर्नर सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर होते हैं बाय डिफॉल्ट, और वो वीसीस को अपॉइंट करता है। इसके बाद इंडिया ने यहाँ पर चाइना की स्पाई शिप्स को यहाँ पर धोखा दिया था। हम बार बार जो नोटम इशू कर रहे थे कि हमको मिसाइल टेस्ट करनी है, नोटम होता है नोटिस टू एयरमैन। तो हमने नोटिस इशू किया हुआ था कि इस दिन यहाँ से कोई भी कमर्शियल फ्लाइट ना निकले, क्योंकि इंडिया को मिसाइल टेस्ट करनी है। अब जब भी हम जो नोटम इशू करते हैं तो वो कुछ 25-30 दिन पहले हम लोग जो है वो नोटम वो इशू कर देते हैं, या कुछ महीनों पहले, जिसकी वजह से उस डेट के आसपास चाइना अपनी स्पाईशिप भेज देता था। और चाइना की स्पाईशिप्स को देखकर हम अपने टेस्ट जो है वो करते नहीं थे। तो अब हमने एकदम से यहाँ पर इंडिया ने क्या किया, 2 दिन पहले नोटम इशू किया, चाइना को भगा भगा के थका दिया हमने, और हमने अपना ब्रह्मोस मिसाइल एक तरीके से लॉन्च कर दिया या टेस्ट कर लिया। आपको बता दूं, ब्रह्मोस हमारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसका टेस्ट किया गया है बे ऑफ बंगाल में। इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड ने ये टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल किया। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस टेस्ट को करने के लिए सदर्न कमांड जो है इंडियन नेवी की, उन्होंने अंडमान निकोबार की ट्राई सर्विस कमांड के साथ भी कोऑर्डिनेशन किया। और ब्रह्मोस जो है वो हमारी क्रूज मिसाइल है। कहा यह जा रहा है कि 800 किलोमीटर की, 800 किलोमीटर का वेरिएंट हमने इस मिसाइल का टेस्ट लॉन्च किया है। टेस्ट लॉन्च बिल्कुल, जो कि एक बहुत अच्छा रेंज है। मैं आपको बता दूं, क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल है ब्रह्मोस, सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है अभी तक की। अमेरिका भी बहुत चिढ़ता है हमारी ब्रह्मोस से। इसके बाद इंडिया ने सुल्तान अजलान शाह कप में सिल्वर मेडल जीता। यहाँ पर सुल्तान अजलान शाह कप का फाइनल जो है, मतलब ये मैच जो था ये मलेशिया में चल रहा था। हालांकि हम लोग गोल्ड नहीं जीत पाए, क्योंकि फाइनल मैच में बेल्जियम से हार गए हम 1-0 से, और बेल्जियम यहाँ पर गोल्ड जीता। और आपको बता दूं, ये भी बेल्जियम का पहला गोल्ड है अंडर सुल्तान अजलान शाह कप। बट हम लोग सिल्वर मेडल लेकर भी खुश हैं, क्योंकि इंडियन हॉकी जो है दोबारा से अपने एक तरीके से स्टांस पर धीरे धीरे आ रही है। इसके बाद आपने कई जगह न्यूज सुनी होगी संचार साथी एप्लीकेशन की, कि ये संचार साथी एप्लीकेशन जो है ये आपकी फोन में स्पाई कर रही है, आपके फोन के डेटा को देख पा रही है, आपकी फोटोज को एक्सेस कर पा रही है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यहाँ पर अपने डायरेक्टिव को विड्रॉ कर लिया है। क्या डायरेक्टिव था, कि सभी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स स्मार्टफोन में ओएस को इंस्टॉल, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते समय संचार साथी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल करके देंगे। तो अब ये जो डायरेक्टिव है ये विड्रॉ कर लिया गया है। अब ये डायरेक्टिव विड्रॉ कर लिया गया है, तो इसलिए अब बहुत ज्यादा जो खबरें हैं वो बनने लग गई कि क्या सही में वो खबर सही है क्या, कि आप सही में संचार साथी एप्लीकेशन की मदद से इंडिया के सभी लोगों पर नजर रख रहे थे क्या। तो ये अलग से एक चीज है। अच्छा, संचार साथी एप्लीकेशन सिम फ्रॉड, मोबाइल थेफ्ट, आइडेंटिटी मिसयूज या अनऑथराइज्ड कनेक्शंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी साल लॉन्च करी थी एप्लीकेशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंडिया जो है वो आइडिया का पहली बार चेयरमैन बनने जा रहा है। बिल्कुल, इंटरनेशनल आइडिया का मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। इस संस्था का पहली बार दुनिया में, मतलब भारत पहली बार जो है वो चेयरमैन बनने जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये जो मीटिंग है ये स्वीडन के स्टॉकहोम में होगी। और इंडिया जो है वो इस इंटरनेशनल आइडिया का 2026 तक चेयरमैन रहेगा। अच्छा, इंडिया की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट कौन करेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की बात है, इलेक्शंस की बात है, तो ऑफ कोर्स हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर ज्ञानेश कुमार जी जो है वो यहाँ पर इस आइडिया, इंटरनेशनल आइडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर इंडिया को। इंटरनेशनल आइडिया 1995 में बना था, इसका हेडक्वार्टर भी स्टॉकहोम स्वीडन में ही है। इसके बाद हरियाणा ने अपना डिसबर्समेंट सिस्टम जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है।
हरियाणा में स्कीम चल रही है दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, जो कि एक तरीके से विमेन पेंशन स्कीम है। अच्छा, इस स्कीम में इन्होंने क्या एक तरीके से चेंज किया है, तो दिसंबर टू मतलब इसी दिसंबर से आपको बता दूं अब जो लड़कियों को मिलने वाली पेंशन है वो मंथली नहीं, वो क्वार्टरली रिलीज की जाएगी। क्वार्टरली मतलब आपको 3 महीने में 6300 रुपीज का मनी जो है, मतलब 6300 रुपीज जो आपको हर 3 महीने में मिलेंगे। ये तो पहले क्या हो रहा था, पहले हर महीने 2100 रुपये जा रहे थे ना, हर महीने की पेमेंट जा रही थी। तो अब क्या है, 3 महीने का इकट्ठा पैसा आप लोगों को मिलेगा। 6300 उतना ही पड़ रहा है, टेंशन मत लो लड़कियों, आपकी कोई पैसे नहीं काटे यहाँ पर। इसके बाद विमेन पीस सिक्योरिटी इंडेक्स की बात कर लेता हूं। विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स 2025-26 आ गया है। इसमें टॉप 10 कंट्रीज में डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे आपको दिखेगा, और बॉटम 10 कंट्रीज में अफगानिस्तान, येमेन, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक आपको दिखेगा। और इंडिया की रैंकिंग इस इंडेक्स में 131st है। ठीक है, इस पूरी रैंकिंग में 181 कंट्रीज को जनरली रैंकिंग मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, इसमें क्या होता है, ये विमेन पीस एंड सिक्योरिटी क्या है। इसमें देखा जाता है कि एजुकेशन या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में आपकी कंट्री में विमेन का स्टेटस क्या है, जस्टिस और सिक्योरिटी में आपकी कंट्री में विमेन का स्टेटस क्या है, तो वो सारी चीजें हैं। इसके बाद टूरिज्म ट्रेंड्स आए हैं इंडिया में। और इंडिया में ताजमहल, ताजमहल सबसे ज्यादा घूमा गया है। आपको बता दूं ये मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है इंडिया में, ताजमहल। कुछ 2024-25 में 6.26 मिलियन लोग ताजमहल देखने गए थे। मतलब ये समझ लो कि तकरीबन तकरीबन 62 लाख, 63 लाख लोग ताजमहल देखने गए थे पिछले साल, जिसमें से 56 लाख तो फॉरेन टूरिस्ट थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टूरिज्म ग्रोथ ने यह दिखाया है कि मतलब इंडिया में जितने भी टूरिस्ट इन सभी डेस्टिनेशन में गए हैं, है ना, वैसे टोटल मिला के कुछ 303.59 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट हुए हैं पिछले साल। हर एक अगर मैं हर मेजर मॉन्यूमेंट्स को मिला लूं, इन 303 करोड़ में 56 लाख तो फॉरेन टूरिस्ट विजिट कर रहे थे। इसमें ताजमहल नंबर 1 पर, सन टेम्पल कोणार्क नंबर 2 पर, कुतुब मीनार दिल्ली नंबर 3 पर, रेड फोर्ट दिल्ली नंबर 4 पर, बीबी का मकबरा औरंगाबाद नंबर 5 पर, एलोरा केव्स औरंगाबाद नंबर 6 पर, गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद नंबर 7, आगरा फोर्ट आगरा नंबर 8, फोर्ट अगोडा गोवा नंबर 9, हैदराबाद चार मीनार नंबर 10। इसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो अभी अभी यूनिवर्सल बैंक जो है वो बना है क्योंकि आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है। इस बैंक ने रणबीर कपूर और रश्मिका मांधाना को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है। आरबीआई ने इसके लिए भी अप्रूवल दे दिया है इन्हें। इसके बाद इंडिया मलेशिया का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम है हरिमाऊ, हरिमाऊ शक्ति। इस बार ये इंडिया के राजस्थान में हुआ। ये इस बार का 5th एडिशन था इस एक्सरसाइज का। इसके बाद इंडिया और फ्रांस के बीच में भी एक बायलेटरल एयर एक्सरसाइज हुआ। एयर एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, जिसका नाम है गरुड़ 25। ये एक्सरसाइज गरुड़ का 8th एडिशन था जो हम दोनों की एयरफोर्स के बीच में हुआ। इस बार ये फ्रांस में हुआ, फ्रांस में मॉन्ट मॉन्ट दे मार्सन, मॉन्ट दे मार्सन जगह है, एयरबेस है फ्रांस में, एयरबेस सॉरी जगह है मॉन्ट दे मार्सन करके। और इस मॉन्ट दे मार्सन में एयरबेस 118 है। वहां पर ये एक्सरसाइज जो है ये 27 नवंबर को शुरू हुई, मतलब कंक्लूड हुई, सॉरी खत्म हुई। इसके बाद इंडिया इंडोनेशिया का भी एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। तो ऊपर हमने गरुड़ पढ़ा, एक्सरसाइज गरुड़ वो इंडिया फ्रांस का है। और अगर एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति आ गया तो वो इंडिया इंडोनेशिया का है। इस बार ये हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ। और ये इस बार का 10th एडिशन था फ्रेंड्स। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी जो है वो 6 दिसंबर को सेलिब्रेट की गई। अब इनको डेथ एनिवर्सरी भी नहीं बोलते हैं, कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म जो है वो अडॉप्ट कर लिया था। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि इस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति कर ली थी, तो महापरिनिर्वाण जो गौतम बुद्ध ने कभी किया था। तो इनकी डेथ एनिवर्सरी को कई सारे दलित लोग जो है वो महापरिनिर्वाण दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं, महापरिनिर्वाणा डे भी बोलते हैं ऐसे। इसके बाद अंबेडकर जी का जन्म महार कास्ट में हुआ था, जो एक अनटचेबिलिटी की कास्ट थी। लोग बहुत गलत व्यवहार करते थे महार कास्ट के लोगों के साथ। इसके बाद ओला उबर का एक नया ऑल्टरनेट लॉन्च कर दिया है। अच्छा ये है कि ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से लॉन्च किया गया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन इसको सपोर्ट कर रही है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन इसको सपोर्ट कर रही है। और एक प्रोग्राम चल रहा है सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड, उसके अंडर
मतलब सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के अंडर ये टैक्सी ऑपरेट करेगी। नाम है इस टैक्सी का भारत टैक्सी। एक कोऑपरेटिव राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। ओला उबर की यहाँ पर जो एक तरीके से डोमिनेशन है ये उसको खत्म करेगा। हालांकि अभी पायलटली लॉन्च किया गया है दिल्ली गुजरात में। अगर अच्छे रिजल्ट्स आएंगे तो पैन इंडिया इसको लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद कनाडा ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो सीरिया और एचटीएस को टेरर रिलेटेड सैंक्शन की लिस्ट से हटा रहा है। बिल्कुल। आपको बता दूं, जब से ये एक ब्रॉडर डिवीजन है वेस्टर्न कंट्री की, और जब से बशर अल असाद की गवर्नमेंट को हटाया है एचटीएस ने। बिल्कुल, एचटीएस यहाँ पर हयात तहरीर अल शम, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है जो सीरिया को कंट्रोल करती है, हयात तहरीर अल शम। जब इन्होंने बशर अल असाद की गवर्नमेंट को हटाया था ना, तब कनाडा ने एचटीएस और सीरिया को अपनी टेरर रिलेटेड लिस्ट में डाल दिया था। तो इनके साथ किसी तरीके का ट्रेड, कोई कॉपरेशन, ये सब करने से मना कर दिया गया था। तो अब ये कनाडा ने इनको हटा दिया है, तो एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज का देखने को मिल रहा है। इसके बाद बेटा लुआना लोप्स लारा दुनिया की सबसे यंगेस्ट सेल्फ मेड विमेन बिलियनर बनी। 29 ईयर ओल्ड ब्राजीलियन एंटरप्रेन्योर लुआना लोप्स लारा वर्ल्ड्स यंगेस्ट सेल्फ मेड विमेन बिलियनर है। इनकी स्टार्टअप कंपनी का नाम है कालची कालची, जिसकी आज की डेट में टोटल वैल्यू 11 बिलियन US डॉलर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2025 में अरमांद अरमान दुप्लांटिस और सिडनी मैकलाफिन, इन दोनों को वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। किन किन को? अरमान दुप्लांटिस एंड लेब्रोने सिडनी मैकलाफिन लेब्रोने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 400 मीटर रेस की खिलाड़ी हैं ये। और अरमान दुप्लांटिस ये पोल वॉल्ट के खिलाड़ी हैं, स्वीडन से आते हैं। ये अवार्ड इनको वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान दिया गया जो टोक्यो में हो रही थी। ये सबसे प्रेस्टिजियस ग्लोबल ऑनर माना जाता है एथलेटिक्स के लिए। इसके बाद इंडिया रशिया में, आपको पता होगा व्लादिमीर पुतिन इंडिया में आने से पहले ये एक एग्रीमेंट अपनी पार्लियामेंट से पास करवा के आए जिसको रेलोस कहा गया। रेलोस की फुल फॉर्म है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि इंडिया और जो रशिया है वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल तरीके से मिलिट्री फैसिलिटीज जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इंडियन मिलिट्री रशियन बेसिस का यूज कर सकती हैं। हमारे फाइटर जेट्स उतर सकते हैं रिफ्यूलिंग के लिए, रिपेयर्स के लिए, सप्लाईज के लिए, मेंटेनेंस के लिए, बर्थिंग के लिए, या जॉइंट मिशंस, लॉन्ग रेंज डिप्लॉयमेंट्स, ये सब जो होती रही। अच्छा, इन सब चीजों की वजह से इंडिया को रशिया के 40 नेवल और एयर बेसिस का जो है वो एक्सेस मिल गया है। इसके बाद स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिपरी जिसको आप बोलते हो, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज करी है। रिपोर्ट का नाम है टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज 2024। मतलब दुनिया में टॉप 100 आर्म प्रोड्यूसिंग मिलिट्री सर्विस कंपनी पिछले साल कौन कौन सी रही। इसमें अगर आप देखो तो टॉप 100 की लिस्ट में इंडिया की 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स एंटरप्राइजेस दिखेंगी आपको। एक तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसकी रैंक 44 है, ये तेजस बनाता है। फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जिसकी रैंक 58 है। फिर है मजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जिसकी रैंक 91 है, ये बहुत सारे इंडियन नेवी के शिप्स वगैरह जो है वो बनाता है। हालांकि इस लिस्ट को अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन ने टॉप किया है ना। और सेकंड नंबर पर भी अमेरिकन कंपनी, थर्ड नंबर पर भी अमेरिकन कंपनी ही रही। सेकंड नंबर पर आरटीएक्स यूएसए और थर्ड नंबर पर नॉर्थरॉप ग्रूमन कॉर्पोरेशन यूएसए अगेन। तो 1 2 3 सब अमेरिकन कंपनीज। और इसी के साथ दिस इज नॉट द एंड, बट ठीक है, दिस इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट करंट अफेयर। 7 दिसंबर आर्म फोर्सेस डे सेलिब्रेट होता है इंडिया में, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे। एंड इसी के साथ दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। आई होप आपको मजा आया होगा। एंड इफ यू हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब द चैनल, हम्बल रिक्वेस्ट डियर, काइंडली डू इट एस आप। और कोई अगर आपको एडवाइस चाहिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो यू गाइस कैन यूज वेरी वेल दिस कमेंट सेक्शन। आई try to reply to each and every suggestion that you guys are giving to me. Thank you so very much. We'll see you in the next video so soon. Till then, goodbye, take care.